नमस्कार, मैं हूं आलोक त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा से। आपका ईटीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। जी, अभी 2022 का चुनाव चल रहा है, शुरू हो गया है। इस चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपका राजनीतिक अनुभव बहुत बड़ा है, 40 साल से आप राजनीति में हैं उत्तर प्रदेश की, तो इस चुनाव को आप कैसा देखते हैं? देखिए, 2022 का चुनाव पिछले कुछ चुनाव से भिन्न है। भिन्न इसलिए भी है कि पहले चुनाव में इतना धन बल का यूज नहीं होता था, इतना धन का प्रयोग नहीं होता था। लेकिन पिछले कुछ 6-7 सालों से बड़े पैमाने पर पैसे का उपयोग चुनाव में हो रहा है। हालांकि 22 के चुनाव में कोरोना जैसी महामारी की वजह से मैं समझता हूं कि प्रत्याशियों के शायद पैसे कम खर्च हों, लेकिन फिर भी जिनके पास पैसे हैं वो खर्च कर रहे हैं। लेकिन चुनाव में एक तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी कह रही, दावा कर रही है कि मैं मजबूती से लड़ रही हूँ, सरकार में मैं दोबारा आऊँगी। समाजवादी पार्टी भी कह रही है और सारी पार्टियां हैं जो कह रही हैं, लेकिन अभी कुछ स्पष्ट स्थिति नहीं है कि स्पष्ट स्थिति हो। उसके रीज़न ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने खास करके जो इन 5 सालों में यहाँ काम किया उत्तर प्रदेश में, उससे बड़े पैमाने पर अदर बैकवर्ड और ओबीसी प्रभावित हुआ। मुसलमान भाइयों के खिलाफ तो वो बात करते ही हैं, लेकिन अगर नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ, चाहे वो रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे वो हक अधिकार का मामला हो, चाहे उत्पीड़न का मामला हो, सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ तो अदर बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के साथ ही प्रभावित हुए। आपकी पार्टी किसी से समझौता कर रही है, किसी पार्टी से समझौता कर रही है? देखिए, हमारी पार्टी का समझौता किसी पार्टी से नहीं है। हमारे साथ में हमारे एक साथी हैं वंचित समाज पार्टी के आदरणीय रामकरण कश्यप जी, वो हमारे साथ हैं। कुछ साथियों से बात होती रहती है, लेकिन अब दूसरे चरण का नामांकन कल से है, 21 तारीख के। एक चरण का नामांकन पूरा हो गया, सब ने नामांकन कराया है। जो हमसे बात कर रहे हैं उन्होंने भी कराया है, हमने भी कराया है। तो अभी कोई फाइनल बात नहीं है। अगर कोई फाइनल बात होगी तो 2 दिन में, 3 दिन में वो फाइनल हो जाएगी, लेकिन अभी ऐसा लगता नहीं है। तो अभी तक हमारी तैयारी पूरी है कि हम जितने सीटों में हमें अच्छे कैंडिडेट मिल जाएंगे, वैसे हमारी तैयारी 305 सीटों पर है, पूरी तैयारी है। तो हमारी कोशिश होगी कि 305 सीटों पे हम चुनाव लड़ें। कुछ साथी और मिल जाएं तो पूरी 403 हो जाएं, लेकिन अगर कम साथी मिलते हैं तो भी हमारी कोशिश होगी कि लगभग 300 सीटों पर हम चुनाव लड़ें। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति बहुत हो रही है, क्योंकि 55% लगभग वोट है पिछड़ों का। सभी राजनीतिक दलों के प्रदेश अध्यक्ष, जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, पिछड़ी जाति से हैं। पिछड़ों के नाम पर वोट बहुत मांगा जाता है, सब पार्टियों में पिछड़ों की बात होती है, लेकिन क्या पिछड़ी जात की मतदाताओं को उतना लाभ मिल पाया जितना नेताओं को लाभ हुआ है? देखिए, राजनीति में जब भी नेता भाषण देने जाते हैं, जब से ये लोकतंत्र आया कि दलितों का हम ध्यान रखेंगे, पिछड़ों का हम ध्यान रखेंगे, एक कॉमन शब्द है। हम दलित का ध्यान रखेंगे, पिछड़ों का ध्यान रखेंगे। दलित का, पिछड़े का ध्यान रखने के लिए कांग्रेस भी कहती है, बीजेपी भी कहती है, जिसने रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया और हक अधिकार ख़त्म कर दिए। समाजवादी भी कहती है कि मैं तो पिछड़े की पार्टी है हमारी, लेकिन जब वो सत्ता में पहुंच जाते हैं तो जो हिस्सेदारी देने की बात आती है, वो हिस्सेदारी और लोगों को नहीं दे पाते हैं। जैसे हमारा नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर आप इस नारे को दिखाएंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा आप देखेंगे कि तो पिछले 6 महीने में और लोग भी लगाने लगे हैं। नहीं, अकेले हम लगाते थे। मानवर कांसीराम साहब के ज़माने में ये नारा शुरू हुआ था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जैसे उनका बीएसपी में उत्तर प्रदेश में दखल कम हुआ या उनके जाने के बाद ये नारा ख़त्म हो गया। बीएसपी जो नारा ये लगाती थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उससे वो नारा ख़त्म हो गया। आज भी हम इस नारे के साथ चल रहे हैं और इस नारे को चाहते हैं कि उपयोग में लाएँ। कहते तो बहुत लोग हैं पिछड़ों के नाम पे, जो आपने पूछा नेताओं का भला हुआ कि समाज का भला हुआ। देखिए, ये नहीं कह सकते हैं कि समाज का भला नहीं हुआ। लोकतंत्र है, पिछड़े लोग को जीत के गए, भले ही घर परिवार का हुआ हो, उनके रिश्ते नातों का हुआ तो कुछ तो इसका सुधरा, कुछ लोग तो ठीक हुए। लेकिन आप उन नेताओं में से हैं जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया।
आपने एक राजनीति का चरम देखा है जब बसपा चार बार सत्ता में आई, आप खुद 2 बार मंत्री बने, विधान परिषद में 2 बार रहे, विधानसभा से चुन के आए, आपने तमाम राजनीति की बुलंदियां देखी हैं। क्या आप बहुजन समाज पार्टी का जो आज की स्थिति है उसको किस तरह से देखते हैं, और क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का अब उत्थान दोबारा होगा कि वो पतन की ओर जाएगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के आगे बढ़ने का जो रीज़न था वो महात्मा फुले की विचारधारा थी, साहू की थी, अंबेडकर की थी। माननीय कांशीराम साहब ने उसको धरातल पे पहुंचाने का काम किया, लोगों तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने जगह जगह उस बात को पहुंचाया, उनके विचारों को पहुंचाया। उससे प्रभावित होकर के हम नहीं, हमारे जैसे लाखों लोग तैयार हुए और बहुजन समाज पार्टी को बनाने में लगे, जिसके बदौलत बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई। लेकिन जिन विचारों के साथ वो खड़ी हुई थी वो विचार उससे चले गए। उसके पीछे जाने का एक ही कारण है कि जिस विचार से बाबा साहब अंबेडकर के, फुले और साहू और मानव कांशीराम साहब की भी विचारधारा उसमें थी, वो विचारधारा सब उससे चली गई। एक नई विचारधारा ने जन्म लिया। नाम को तो वो बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि शायद तो वो विचार नहीं है, इसलिए वो पीछे जा रही है। तो बहुजन समाज पार्टी आप कह रहे हैं जो विचारों में परिवर्तन हुआ इस वजह से पीछे जा रही है। मेरा मानना आपके साथ के जो नेता थे बहुजन समाज पार्टी, बड़ा नाम थे, स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, नसीमुद्दीन जी हो गए, आप हो गए, अब बड़े नाम जितने भी थे बहुजन समाज पार्टी के छिटक करके अलग अलग चले गए हैं। कुछ नेताओं ने जब अलग हुए पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी पे तमाम मायावती जी पर आरोप लगाए, पैसे के लेन देन के आरोप लगाए, आपने कोई आरोप नहीं लगाया। क्या आप ये समझते हैं कि इस तरह की बातें सही हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य 96 में बीएसपी आई। बीएसपी तो 84 में बनी थी, उसके पहले बाम DS4 था। स्वामी प्रसाद मौर्य तो 96 में आए। जब मायावती जी एक बार 95 में मुख्यमंत्री बन लिया था तो ये 96 में आए। जब गवर्नमेंट से वो हट गई, 6 महीने राष्ट्रपति गवर्नर रूल था, उसी बीच वो आए, बीएसपी में शामिल हुए और वहाँ से उनकी राजनीति में थोड़ा आगे बढ़ने की शुरुआत हुई। पहले वो लोक दल में, जनता दल में रहे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। वहाँ से 96 से उनकी शुरुआत हुई। बहुत सारे और लोग नेता गए। नसीमुद्दीन जी ने एक ऑडियो वायरल किया था। नसीमुद्दीन जी गए। देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं, मैं अपना निजी विचार बता रहा हूं कि जिसके साथ हमने 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल रहे हैं, हमने उस पर भरोसा किया, उसने हमसे भरोसा किया। हमारी अगर आपकी कोई व्यक्तिगत बात है तो रिश्ते खत्म हो गए, बात खत्म हो गई। अगर व्यक्तिगत बात है, अगर आप उसको उजागर करेंगे तो क्या रह गया? मैं समझता हूं कि जिस रिश्ते से वो बातें होती रही होंगी उस समय उस रिश्ते की कदर थी, और अगर हम किसी के साथ थे और हमारे पारिवारिक संबंध थे तो ठीक है, आज हमसे बुराई है, उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, आगे नहीं चर्चा करना चाहिए। जो व्यक्ति ये कहते हैं जैसे बीएसपी पर पैसे लेने की, मैं कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ बीएसपी की, पैसे लेने की और बहुत सारे भाई बीएसपी क्या कर रही है वो तो जग जाहिर है, वो दुनिया जानती है। आप भी तो उसमें शामिल थे, आप भी तो यही करा रहे थे, आपके कहने से ही थोड़ी जानेंगे। तो थोड़ा मैं समझता हूँ कि परहेज करना चाहिए, और बाकी लोगों का मन, मैं तो जिसके साथ मैं अपना जानता हूँ, मुझको बहुत लोगों ने कहा, मुझको सीबीआई ने कहा, मैंने कहा यार मुझे नहीं लगता है कि मैं बोल पाऊँगा, मैं बोलूँगा तो मुझे लगता है कि मेरा सब खत्म हो जाएगा। आप बसपा के बाद भारतीय जनता पार्टी में गए, क्या रहा कि भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर आपको दल अपना बनाना पड़ा? बीजेपी में मैं मेरा मन नहीं था। मेरे कुछ साथी, बीजेपी के कुछ साथी कहने लगे तो मैं 3 जनवरी को गया। मैं 4 जनवरी को मेरे यहाँ रेड हो गई, सीबीआई की रेड हो गई। मीडिया को मैनेज करके बड़े पैमाने पर मीडिया में, आपको ध्यान होगा, 15 दिन तक मेरी ही न्यूज़ चली। मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि इतना बड़ा मैं कैसे आदमी हो गया कि 15 दिन तक मेरी ही न्यूज़ चल रही है 24 घंटा। मैंने दुखी होकर के, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी जी, अरुण जेटली जी थे, अमित शाह साहब भी थे, तो मैंने दुखी होकर के मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब इसका कोई रास्ता निकाला जाए। तो मैंने ही लिख के दिया कि जब तक ये चीज़ें रहेंगी, जांच वाँच रहेगी, तब तक मैं अपनी मेंबरशिप निलंबित रखूँगा, तब तक मैं आपका सदस्य नहीं रहूँगा। ये मैंने लिख के दिया, अगर उनके पास कहीं रिकॉर्ड में हो तो आप देख लीजिएगा। उन्होंने मुझे निकाला नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपने अपनी पार्टी बनाई? उसके बाद फिर
मैं जेल गया, मैं जेल में रहते रहते हम लोगों की बातचीत हुई कि अगर हमें गरीब और कमज़ोर की लड़ाई लड़नी है, पिछड़े और दलित की, अक़लियत की, किसान की, मजदूर की लड़ाई लड़नी है, जिसके लिए हम लोगों ने पूरा अपना जीवन लगाया। बहुत सारे पुराने साथी थे, कार्यकर्ता थे, नेता तो नहीं थे, कार्यकर्ता थे, तो क्यों ना हम लोग एक संगठन बनाएं और फिर से शुरुआत करें। तो जेल में रहते रहते हम लोगों ने पार्टी बनाई, जन अधिकार पार्टी, और उसी के माध्यम से आज लोगों के बीच में हम जाते हैं। 5 साल या 6 साल होने वाले हैं। 6 सालों में हमारा संगठन महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव हम पिछला 5 साल पहले वाला लड़े। पार्टी की शुरुआत थी, लगभग शुरुआत थी, कुछ सीटों पर लड़े, 40-45 सीटों में हम लोग मध्य प्रदेश में लड़े। अब फिर से इस चुनाव पे लौटते हैं। हाँ। ये बताइए कि अब आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने तमाम राजनीति में उतार चढ़ाव देखे हैं, आपको लगता है कि आपकी पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी या किसी से आप गठजोड़ करेंगे? कैसे आप दोबारा? देखिए, हम लोग पूरी तैयारी से लगे हुए हैं और पूरी मजबूती से लड़ेंगे और हम लड़ करके जीतेंगे भी। हमारी कोशिश ये है कि हम सत्ता में तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन कोशिश ये है कि भागीदार बन जाएं, सत्ता के भागीदार बन जाएं, हमारी पार्टी को मान्यता मिल जाए। अगर हम 6% वोट ले लेते हैं, कुछ सीटें जिताने के साथ अगर हम 6% वोट ले लेते हैं, तो हमारी पार्टी एक मान्यता प्राप्त दल बन जाती है। तो हमारे सभी साथियों की, हमारी कार्यकर्ताओं की कोशिश है, नेताओं की, कि हम कुछ सीटें जीतें और हमें मिनिमम 6% वोट मिल जाए तो हमारी पार्टी मान्यता प्राप्त दल हो जाए उत्तर प्रदेश में। फिर तो हम आगे की लड़ाई बहुत आसानी से जीतें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भावी राजनीति के लिए बहुत शुभकामनाएं। ये थे बाबू सिंह कुशवाहा जी, जो बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो क्या देखते हैं, किस तरह की राजनीति देखते हैं। कैमरामैन विजय के साथ आलोक त्रिपाठी, ETV भारत, लखनऊ।